गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 4 विद्युत धारिता की शुरुआत हम कर रहे हैं। चौथा पाठ है ये। देखिए, ये चीज़ हम छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धारा का, अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो उसमें प्रवाहित हो जाती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और हम दैनिक जीवन में भी ये चीज़ देखते हैं। तो ऐसा क्या है कि किसी पदार्थ में तो साहब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और किसी में नहीं हो रही है। ये सब होता है चालकता के आधार पर, अर्थात उसमें विद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उसे हम चालकता के आधार पर देखेंगे। और चालकता के आधार पर, चालकता कंडक्टेंस के आधार पर हम पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे। पहला है चालक पदार्थ, कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह हो सके। ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह हो सके, आसानी से हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? हम चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ये दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें हैं और हम पढ़ते आए हैं इन चीज़ों को। तो चालकता यानी आवेशों का प्रवाह उसमें से हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस आधार पर पहला जो प्रकार है वो है चालक, जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। सबसे अच्छा चालक चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा। अब चालकों में भी जैसे चालक हैं, जो ये धातु हैं, ये सभी क्या है? धातु हैं। इनमें आवेशों का प्रवाह किसके कारण होता है? आवेशों का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। विद्युत धारा किनके कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, चालक जो होते हैं उनके अंदर, तात्विक चालकों के अंदर, ये सभी जो हैं। अब मान लो हम बात करें विद्युत अपघट्य पदार्थों की। विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे कि हमने पानी के अंदर नमक मिला दिया, घोल दिया, या पानी के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड घोल दिया, और फिर उसमें हमने एक कैथोड और एक एनोड डाल दिया, तो हम क्या देखते हैं कि उस विलयन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ऐसे विलयन विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया, नमक का है, नौसादर का है, घोल पानी में बनाए, तो वो सब विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उनमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो ऐसे विद्युत अपघट्यों में धनायन और ऋणायन दोनों, धनायन एवं ऋणायन दोनों ही भाग लेते हैं, दोनों ही चालन में भाग लेते हैं। यानी इन दोनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धनायन और ऋणायन। जबकि धातुओं में क्या है? केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालकों के बारे में हम 16वें चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये अर्धचालक कहलाते हैं, और इनमें जो आवेश का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के कारण होता है।
तो ये तो हो गई कि कौन कौन भाग लेता है उसके अंदर, और ये परिभाषा हुई चालक की। तो पहला प्रकार तो हमारा है चालक, दूसरा प्रकार है अर्धचालक। हम चालकता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो दूसरा प्रकार आता है हमारे पास अचालक या कुचालक पदार्थ। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर भाई, चालक कौन से पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो सके, और अचालक जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कुचालक, कि जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता या नहीं होता ही नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? अचालक कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह, जिनमें से आवेशों का प्रवाह नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अचालक या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। हमें पता है दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं हमारे मोम है, प्लास्टिक है, कांच है, अब्रक है, रेशम है, रेशम का कपड़ा, पैराफिन, मोम, प्लास्टिक, कांच, अब्रक, रेशम का कपड़ा, ये सभी क्या है? कुचालक पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये चालकता के आधार पर वर्गीकरण है, मुख्यतः दो प्रकार का। अब हम बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कि चालक जो है, जो आवेशों का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमें पता है इलेक्ट्रॉन पदार्थों के अंदर मूलभूत कण होते हैं। मूलभूत कण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये मूलभूत कण पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर। देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा था ये परमाणु है, ये नाभिक है बीच में, और इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सब पढ़ा हुआ हमने, और विस्तार से पढ़ेंगे हम 14वें 15वें पार्ट में, नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी में। तो हमें पता है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निरावेशित या अनावेशित होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? ऋणावेशित। और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप देखिए कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक के बिल्कुल पास हैं। अभी एक मिनट, नाभिक के पास हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? नाभिक से दूर हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास हैं, और हमें पता है नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास हैं वो इसको तीव्र बल से आकर्षित करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हैं वो दुर्बल बल से आकर्षित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल से आकर्षित हो रहे हैं, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये ढीले बंधे हुए हैं, दुर्बल बल से हैं, फ्री ये भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे दुर्बल बल से आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम हल्की सी भी ऊर्जा बाहर से दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर उस पदार्थ के अंदर घूमता रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? दुर्बल बल से बंधे हुए हैं, जो दुर्बल बल से बंधे हुए थे। और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रबल बल से। तो ये प्रबल बल से बंधे हुए हैं, तो इनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये दुर्बल बल से बंधे हुए हैं, और अगर इनको बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर ये विचरण करते रहते हैं, फ्रीली पदार्थ के अंदर घूमते रहते हैं। इसीलिए इनका नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हो गए, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हैं। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं?
नाभिक परमाणु के नाभिक से दुर्बल बल से बंधे हुए या परमाणु की बाह्य कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जिनको बाह्य ऊर्जा देने पर, बाहर से ऊर्जा दे दी हमने, ऊर्जा देने पर वे अपनी कक्षा को छोड़कर मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल बल से आकर्षित या निम्न कक्षाओं में यानी जो नाभिक के पास हैं में विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक मिनट बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है या आवेश का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये लाइन भी हम लिख लेते हैं। चालकों में आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। अब जब हमने पढ़ा इसमें अचालक या कुचालक, तो कुचालकों में पदार्थों की एक प्रकृति है परावैद्युत। क्या प्रकृति है? परावैद्युत पदार्थ। कौन सी है? परावैद्युत पदार्थ। ये ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन यदि हम इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये थोड़ा सा उसको सपोर्ट करते हैं, यानी थोड़ा सा विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये होते कैसे हैं? कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से खुद में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन यदि हम इनके दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र लगा दें या इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो हम क्या देखते हैं कि कुचालक होते हुए भी ये कुछ विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए इन पदार्थ कहते हैं परावैद्युत पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक। और हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले अध्याय में पढ़ा था, वो कुचालक पदार्थों के लिए होता है। तो ऐसे कुचालक पदार्थ कैसे पदार्थ हैं? ये कुचालक पदार्थ हैं। ऐसे कुचालक पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कुछ विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी, ध्यान रखना। ये कैसे पदार्थ होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। अब जैसे कुचालक पदार्थ जो है
कौन कौन से परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से हैं जो हमने कुचालकों में पढ़े, जैसे एबोनाइट है, एबोनाइट, मोम, अभ्रक आदि, ये सब कुचालक पदार्थ हैं। हमने कुचालक पदार्थों के अंदर इनको पढ़ा था। तो ये कुचालक पदार्थ परावैद्युत भी कहलाते हैं, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर दो प्रकार के अणु आते हैं, जिनके कारण परावैद्युत पदार्थों के अंदर परावैद्युत गुण पाया जाता है। पहला है ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। अब देखिए ध्रुवीय अणु क्या है। ध्रुवीय अणु देखो, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों के केंद्र अलग अलग स्थित होते हैं पहले से ही। तो वो अणु कैसे कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, और उनके अंदर कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद होता है। यानी उनके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं वो पहले से ही उनके केंद्र अलग अलग होते हैं, थोड़े से विस्थापित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। पोलराइज्ड, उनको क्या कहेंगे? पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक HCl, जल H2O। देखो जैसे ये तो हाइड्रोजन H+ है HCl के अंदर, और ये क्लोरीन है। तो देखिए आप इस HCl के अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो केंद्र हैं, ये धनावेश और ऋणावेश थोड़े से विस्थापित हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, थोड़े से अलग अलग हैं। जबकि H2O इसी प्रकार H2O के अंदर होगा कि जो धनात्मक आवेश है और जो ऋणात्मक आवेश हैं दोनों के जो केंद्र हैं वो थोड़े से विस्थापित होंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर है और ये H+ और O- इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे अणु क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय अणु कहलाएंगे, क्योंकि इनके धन और ऋण आवेश के जो केंद्र हैं वो पहले से ही थोड़े से विस्थापित हैं और इनके अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा। देखिए इस तरह से, हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण में एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है, और दोनों के परिमाण समान होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, एक माइनस एक प्लस है, तो द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव बन गया, तो इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और जो इस दिशा में होगा माइनस से प्लस, हमने पढ़ा है पहले अध्याय में, और वो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि थोड़े से विस्थापित हैं ये केंद्र, इनके बीच में दूरी है। लेकिन अगर हम अध्रुवीय अणु की बात करें, किसकी बात करें? अध्रुवीय की, अध्रुवीय अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स, तो ये ऐसे अणु होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, उनके अंदर कोई विस्थापन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे H2, O2, N2, इनमें क्या होगा कि बीच में धनावेश का केंद्र है और यही केंद्र ऋणावेश का है। इस तरह से जो केंद्र धनावेश का है वही केंद्र पूरे के पूरे ऋणावेश का है, संपाती है। तो इसमें धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं उनके बीच में कोई विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन नहीं होने से इनके अंदर कोई द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद नहीं होगा, इसलिए इनको, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। इसलिए ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। इनके आधार पर परावैद्युत भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।